Welcome to this video on Agriculture Chapter 4 for Class 10। ये हमारा रिवीजन के लिए वीडियो है एग्रीकल्चर के लिए। नाउ सी, देखो इंडिया जो है, हमारा जो देश है वो हज़ारों साल से एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट रहा। हमारे यहाँ लगभग सारे लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि फूड प्रोडक्शन करती है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो फार्मिंग को हमने कुछ विभिन्न तरीक़ों में डिवाइड किया। पहला नंबर आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसको आज भी देश के कई हिस्सों में यूज़ किया जाता है। इसे स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पर यूज़ करते हैं। प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मॉडर्न मेथड्स का यूज़ नहीं होता। ये एग्रीकल्चर मानसून पर डिपेंड करती है, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पर डिपेंड करती है और अन्य नॉर्मल कंडीशंस पर किसी भी विशेष चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये एक तरह का स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, जिसमें किसान ज़मीन का एक हिस्सा खाली करते हैं पेड़ों को काट के, और बचे हुए पार्ट्स को जला दिया जाता है और उस हिस्से में खेती करते हैं। कुछ सालों तक ये लोग वहाँ खेती करते हैं। जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो ये वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं और दे क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड अगेन। जब ये लोग उस जगह को छोड़ के जाते हैं तो फिर वो जगह, उस एरिया को एक मौका मिलता है अपनी नेचुरल फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए, और इस तरह से उस ज़मीन का न्यूट्रिटिव वैल्यू फिर से बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम होती है क्योंकि किसी फर्टिलाइज़र का या मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ नहीं किया जाता। ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, इसे भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे झूमिंग कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, बस्तर छत्तीसगढ़ में इसे डीपा कहते हैं, अंडमान निकोबार में भी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी इस तरह की खेती की जाती है और उसका वहाँ पर अलग अलग नाम है। जैसे मैक्सिको में मिल्पा, सेंट्रल अमेरिका में भी, इसी तरह वेनेजुएला में कॉनुको, ब्राज़ील में रोका, कुछ नाम है, सेंट्रल अफ्रीका में मसोल। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी एग्रीकल्चर आती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस का मतलब है कि अपने गुजर बसर के लिए किसान इसका प्रोडक्शन करता है। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है उन एरियाज़ में की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, प्रेशर होता है। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स का यूज़ किया जाता है, इरिगेशन मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि प्रोडक्शन हाई मिले हमें। अच्छा, इसके बाद कॉमर्शियल फार्मिंग का नंबर आता है। ये देखो, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में एग्रीकल्चरल लैंड पर इनॉर्मस प्रेशर होता है क्योंकि जगह कम होती है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उस एरिया में और हमें हाई प्रोडक्शन चाहिए। थर्ड आता है हमारा कमर्शियल फार्मिंग। जैसे कि इसका नाम ही बताता है, इसे हम कमर्शियल पर्पस से ग्रो करते हैं। हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ होता है, जैसे HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स। डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन जो है हर जगह सेम नहीं होता, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। जैसे पंजाब हरियाणा में गेहूं का ज़्यादा यूज़ होता है तो वहाँ पर गेहूं एक सब्सिस्टेंस क्रॉप मानी जाएगी, जबकि राइस एक कमर्शियल क्रॉप होगी। ऑन द अदर हैंड ओडिशा में देखा जाए तो वहाँ चावल का यूज़ लोग ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पर राइस एक सब्सिस्टेंस क्रॉप होगी, लेकिन वीट वहाँ पर एक कमर्शियल क्रॉप हो जाएगी। प्लांटेशन भी एक तरह का कमर्शियल फार्मिंग है, जिसमें एक सिंगल क्रॉप को बहुत बड़ी एरिया में प्रोड्यूस किया जाता है। प्लांटेशन को कहा जाता है कि ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसका यूज़ एग्रीकल्चर में तो है ही है और इंडस्ट्री में भी है। काफ़ी बड़ी एरिया में इसका प्रोडक्शन करते हैं। इंटेंसिव इनपुट्स, लेबरर्स का यूज़ होता है। प्रोड्यूस जो इसका होता है उसका रॉ मटेरियल एज
इन वेरियस इंडस्ट्रीज़ यूज़ किया जाता है। तो प्लांटेशन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए भी किया जाता है और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी किया जाता है। हमारे देश में टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सभी प्लांटेशन क्रॉप्स अलग अलग हैं। जैसे आसाम में, नॉर्थ बंगाल में, आसाम में टी और कर्नाटका में कॉफ़ी, ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। अब चूँकि इसका प्रोडक्शन मेनली मार्केट के लिए किया जाता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क का अच्छा डेवलपमेंट होना ज़रूरी है प्लांटेशन एरियाज़ में, तभी हम प्लांटेशन क्रॉप्स को डेवलप कर पाएंगे। अब हम क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, ये सब जो हमारे यहाँ पैदा किए जाते हैं इंडिया में। तो इसके लिए हमारे यहाँ जो क्रॉपिंग सीजन है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, रबी, खरीफ और जायद। रबी सीज़न जो है, यानी कि रबी क्रॉपिंग सीज़न जो है, इसमें जो क्रॉप्स होती हैं रबी क्रॉप्स, दे आर सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर। कुछ रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल वीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब जो वीट के इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं। और खरीफ क्रॉप की बात करें तो इन्हें हम मानसून स्टार्ट होने पर इनको हम ग्रो करते हैं, लगाते हैं और इसको हार्वेस्ट करते हैं, यानी फसल को काटते हैं सितंबर अक्टूबर के मंथ में। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स इसमें आती हैं पैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सभी इसमें खरीफ के क्रॉप्स में आती हैं। और कुछ स्टेट्स जैसे आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, यहाँ पर पैडी की 3 फसलें ली जाती हैं एक सीज़न में, जिसे हम औस, अमन और बोरो के नाम से जानते हैं। रबी और खरीफ के सीज़न के बीच में एक छोटा सा और सीज़न आता है जिसे हम जायद बोलते हैं। जायद की जो क्रॉप्स हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर, तमाम वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स जो कि जानवरों को खिलाने के लिए आती है, ये सब जायद सीज़न में ग्रो की जाती हैं। शुगर केन को लगभग पूरा 1 साल लग जाता है ग्रो करने में। मेजर क्रॉप्स हैं, पहले नंबर पर आती है राइस। हमारा देश चाइना के बाद राइस प्रोडक्शन में 2nd नंबर पर आता है, जो कि एक खरीफ क्रॉप है। हाई टेम्परेचर इज़ नीडेड अबव 25 डिग्री, हाई ह्यूमिडिटी, एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा इस राइस की रिक्वायरमेंट है। राइस को हम नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में ग्रो करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी ग्रो करते हैं, कोस्टल एरियाज़ में भी करते हैं और डेल्टाइक रीजन में भी ग्रो करते हैं, जहाँ की पानी की कोई शॉर्टेज नहीं होती। कैनाल्स के द्वारा और ट्यूबवेल्स के द्वारा हम इनको उस एरिया में भी राइस कल्टीवेशन कर पाते हैं जहाँ पानी की कमी है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। दूसरे नंबर पर आता है वीट, जो कि 2nd मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। ये मेन फूड क्रॉप मानी जाती है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में। इसे ग्रोइंग सीज़न में कूल ग्रोइंग सीज़न चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए और करीब 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, जो कि पूरे ग्रोइंग सीजन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारे जो हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी एट्सेट्रा। मिलेट्स में आते हैं ज्वार, बाजरा और रागी। ये कोर्स ग्रेन यानी मोटे अनाज कहे जाते हैं, लेकिन इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू खूब होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रागी की बात करें, ये आयरन, कैल्शियम में वेरी रिच होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी खूब पाए जाते हैं, रफेज भी खूब पाया जाता है इसमें। इसी तरह ज्वार, ये भी 3rd मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमारे यहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा एंड एमपी। बाजरा हम सभी ने इस्तेमाल किया है। बाजरा
सैंडी सॉइल्स में होता है, शैलो ब्लैक सॉइल्स में होता है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एट्सेट्रा। रागी ड्राई एरियाज़ की फसल मानी जाती है, जो कि रेड ब्लैक सॉयल पर, सैंडी सॉयल पर। रागी प्रोड्यूस करने वाले स्टेट्स में कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड एट्सेट्रा। फिर हम मेज़ पर आते हैं। मेज़ का इस्तेमाल फूड और फॉडर दोनों के लिए किया जाता है। अब हम मेज़ की बात करते हैं, मक्का, जो कि फूड और फॉडर दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह खरीफ क्रॉप है जिसे 21 डिग्री से लेके 27 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए और ओल्ड एलुवियल सॉइल इसके लिए सफिशिएंट है। कुछ स्टेट्स जैसे बिहार, यहाँ पर मेज़ को रबी सीज़न में भी प्रोड्यूस किया जाता है। मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एट्सेट्रा। पल्सेस, इंडिया पल्सेस का दालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। पल्सेस को लेस मॉइस्चर चाहिए, ड्राई कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर जाती हैं। दे आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स, तो अरहर को छोड़कर बाकी जितनी भी दालें हैं वो सब सॉइल फर्टिलिटी को रीस्टोर करने का काम करती हैं बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आते हैं एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी एंड कर्नाटका। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन में शुगर केन का नंबर आता है, जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप में आता है, दोनों में। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसे, टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री चाहिए, एनुअल रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर तक, और जहाँ पर लो रेनफॉल रीजन है वहाँ पर इरिगेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। मैनुअल लेबर चाहिए इसे, बोने से लेकर हार्वेस्टिंग तक मैनुअल लेबर चाहिए। इंडिया जो है ब्राज़ील के बाद सेकेंड नंबर पर आता है शुगर केन प्रोडक्शन में। शुगर केन का यूज़ शुगर बनाने में होता है, जैगरी बनाने में, खांडसारी और मोलासेस। इम्पॉर्टेंट स्टेट्स आर यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। ऑयल सीड्स को देखा जाए तो 2018 के डेटा में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का, चाइना के बाद। इसके अलावा रेप सीड प्रोडक्शन में थर्ड लार्जेस्ट था। डिफरेंट ऑयल सीड्स हमारे यहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं। मेन ऑयल सीड्स जो हैं ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, सीसमम, कैस्टर, कॉटन, लिनसीड, सनफ्लावर। अधिकतर ये एडिबल हैं जिनका यूज़ कुकिंग मीडियम में होता है, लेकिन कुछ को हम सोप और कॉस्मेटिक्स और ऑइंटमेंट के लिए रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज़ करते हैं। हमारे मेजर ऑयल सीड्स का सब आधे से ज़्यादा हिस्सा ग्राउंडनट ऑक्यूपाई करता है, जो कि एक खरीफ क्रॉप है। गुजरात इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु। लिनसीड एंड मस्टर्ड ये रबी क्रॉप्स हैं। सीसमम खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में, और साउथ में रबी क्रॉप है। तो सीसमम इज़ अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ। कैस्टर ऑयल इसे रबी और खरीफ दोनों के रूप में ग्रो किया जाता है। टी की बात करें तो टी जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक एग्जाम्पल है। ये एक इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप है जिसे इंडिया में लाने वाले तो ब्रिटिशर्स थे, लेकिन आज अधिकतर टी प्लांटेशन इंडियंस के ही हैं। टी को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों में इसका प्रोडक्शन होता है। डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉयल चाहिए, ह्यूमस होना चाहिए रिच, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। टी को वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए थ्रू आउट द ईयर। फ्रीक्वेंट शावर्स होने चाहिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर। टी जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में आती है। इसे चीप और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स इन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा एट्सेट्रा
यहाँ पर भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इनको माना जाता है। 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग चाइना के बाद इंडिया का सेकंड रैंक थी टी प्रोडक्शन में। सेकंड बेवरेज क्रॉप जो हमारी है कॉफ़ी, तो इंडियन कॉफ़ी सारे वर्ल्ड में फेमस है अपनी क्वालिटी के लिए, और हमारे यहाँ जो क्वालिटी प्रोड्यूस की जाती है दैट इज़ अरेबिका वैरायटी, जो कि ओरिजिनली यमन से इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। इस अरेबिका वैरायटी की डिमांड सारी दुनिया में है, और पहले इसका कल्टीवेशन बाबा बुडान हिल्स पर था, और आज भी इसका कल्टीवेशन कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के जंक्शन पर नीलगिरी में होता है। हार्टिकल्चर, जिसमें हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करते हैं, तो इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। इंडिया में ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों तरह के फ्रूट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स की बात की जाए क्वालिटी वाइज, तो मैंगोज़ महाराष्ट्र के फेमस होते हैं। इसके अलावा आंध्रा, तेलंगाना, यूपी और वेस्ट बंगाल के भी। ऑरेंजेस फ्रॉम नागपुर एंड चेरापूंजी, बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, लीची एंड गुआवा ऑफ यूपी एंड बिहार, पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्रा, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, एप्पल्स, pears and apricots and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal. They are of very good quality and are in great demand all over the world. वेजिटेबल में इंडिया जो है मटर, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, इन सभी का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। इन्हीं का प्रोड्यूसर भी है और इसका सप्लाई भी करता है। नॉन फूड क्रॉप की अगर बात करें तो पहले नंबर पर रबर आता है, जो कि एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन अंडर स्पेशल कंडीशन इसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी ग्रो किया जाता है। इसे मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, रेनफॉल बहुत ज़्यादा चाहिए, मोर देन 200 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर भी अबव 25 डिग्री। रबर एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी है। ये केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय, इन सभी जगहों पर इसका प्रोडक्शन होता है। फिर हम फाइबर क्रॉप की बात करते हैं। कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क, ये मेजर फूड फाइबर क्रॉप्स माने जाते हैं हमारे यहाँ, जिसमें से फर्स्ट 3 तो क्रॉप्स के रूप में पैदा होते हैं, और जो नेचुरल सिल्क है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ककून्स ऑफ द सिल्क वर्म्स। इसके प्रोडक्शन को एक नाम दिया जाता है सेरीकल्चर, जिसमें कि सिल्क वर्म्स को पालन करके और सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। कॉटन, इंडिया जो है कॉटन का ओरिजिनल होम माना जाता है, यानी कि इट वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम आउटसाइड। कॉटन जो है टेक्सटाइल रॉ मटेरियल, मतलब कॉटन टेक्सटाइल के लिए इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। 2017 तक तो इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। कॉटन को ग्रो करने के लिए ब्लैक कॉटन सॉयल चाहिए, which is found in the drier parts of the Deccan Plateau, high temperature, light rainfall और irrigation, और इसके अलावा frost free 210 days are required, bright sunshine is needed for the growth। कॉटन जो है खरीफ क्रॉप है और इसे 6 to 8 मंथ्स की ज़रूरत होती है मैच्योर होने के लिए। इंडिया में मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, आंध्रा एट्सेट्रा। सेकेंड फाइबर क्रॉप जूट जो है, इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ये वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स में अच्छे से होती है, जो कि फ्लड प्लेन्स में पाया जाता है, जहाँ की हर साल सॉइल रिन्यू होती है बाय द रिवर्स। हाई टेम्परेचर इज़ नीडेड ड्यूरिंग द ग्रोथ। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ओडिशा एंड मेघालय आर द मेजर स्टेट्स जहाँ की जूट का प्रोडक्शन होता है, और इसका इस्तेमाल बैग्स बनाने के लिए, मैट, रोप, यार्न, कारपेट्स इत्यादि बनाने के लिए काम आता है जूट।
हाई कॉस्ट के कारण ये अपना मार्केट खोता जा रहा है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में सिंथेटिक फ़ाइबर जो है, सिंथेटिक फ़ाइबर से बने हुए बैग्स और दूसरे पैकिंग मटेरियल्स सस्ते पड़ते हैं, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए कॉटन का मार्केट कम होता जा रहा है। ऑल्दो इंडिया गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई जूट के मार्केट को बढ़ाने के लिए और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जूट का इस्तेमाल कंपलसरी किया गया है, तब से जूट का मार्केट ग्रो किया है। अंत में आते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अभी तो हमको बताया गया कि जो एग्रीकल्चर हम अपने यहाँ प्रैक्टिस करते हैं हज़ारों साल से, ज़मीन का इस्तेमाल हम करते जा रहे हैं लैंड का बराबर, लेकिन बिना किसी टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के अगर हम ये काम करते रहेंगे तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हमारा हाइंडर होगा, सफ़र करेगा। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आज भी हमारे यहाँ वो मानसून पर डिपेंड करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स पर डिपेंड करते हैं, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पर डिपेंड करते हैं। तो इस कारण एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है हमारे सामने। एग्रीकल्चर जो कि 60% से ज़्यादा लोगों को लिवलीहुड प्रोवाइड करती है, इसको कुछ टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की ज़रूरत है, नहीं तो हम अपना डेवलपमेंट हमारा हाइंडर होगा। तो हमने आज़ादी के बाद कुछ पॉलिसीज़ अडॉप्ट की, जैसे कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जिसमें कि अलग अलग स्कैटर्ड खेतों को किसान के एक जगह इनको दिया गया, कोऑपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, ये सब हमने किया। आज़ादी के पहले हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने हमारे किसानों को फोर्स किया था कॉमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए, और जो अनाज जिसकी हमें ज़रूरत थी उसको प्रोड्यूस करने के लिए किसानों को रोक दिया जाता था, जिसके कारण हमारे यहाँ अकाल आया, फैमिन पड़े। तो आज़ादी के बाद हमने पहला जो 5 ईयर प्लान बनाया वो एग्रेरियन प्लान था, जिसमें एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस दिया गया, लैंड रिफॉर्म प्लान था वो, और हमने लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेशन किया, उनके फ्रैगमेंटेशन को हमने कंट्रोल किया, और हमने अपने एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश की। लैंड रिफॉर्म के जो लॉ बनाए गए उनको इनैक्ट भी किया गया, लेकिन इनको इम्प्लीमेंटेशन इनका अच्छे से नहीं हो पाया, जिस कारण हमें इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाया। तो ये रीज़न था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म को इम्प्रूव करने के पर्पज़ से 1960 और 70 में ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ, जिसमें पैकेज टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, और वाइट रिवॉल्यूशन जिसे हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, इसे लागू किया गया। लेकिन इन सभी प्रयासों के द्वारा जो डेवलपमेंट हुआ वो पूरे देश में नहीं हो पाया, ये कुछ सेलेक्टेड एरियाज़ में ही कंसंट्रेट होकर रह गया। इसीलिए 1980s और 1990s में एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स दोनों को शामिल किया गया, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीज़ को लागू किया गया। ग्रामीण बैंक्स की स्थापना की गई ताकि किसानों को चीप क्रेडिट मिल सके। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की स्थापना की गई। बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट किए गए। किसान क्रेडिट कार्ड KCC स्टार्ट किए गए। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS स्टार्ट की गई बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसानों के बेनिफिट के लिए ये सारा कार्य किया गया। इसके अलावा वेदर के बारे में सूचना देने वाली वेदर बुलेटिन्स प्रोग्राम किसानों के लिए रेडियो और टीवी पर ब्रॉडकास्ट किए गए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करने का सिस्टम भी बनाया, जिसमें कि किसानों को फसल बोने के पहले एक ऐसा मूल्य बता दिया जाता है कि किसान निश्चिंत हो जाते हैं कि अगर मार्केट का रेट गिर भी गया तो गवर्नमेंट हमसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर यह अनाज खरीद लेगी। ये सारे प्रयास हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए किए गए। अंत में हम आते हैं भूदान ग्रामदान टॉपिक पर।
गांधी जी ने विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल हीयर यानी उत्तराधिकारी घोषित किया था। उन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया। वो गांधी जी के ग्राम स्वराज्य का जो कॉन्सेप्ट था उसको सपोर्ट करते थे। गांधी जी की मृत्यु के बाद विनोबा भावे ने गांधी जी के मैसेज को फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए पद यात्रा स्टार्ट की और इस पद यात्रा में उन्होंने लगभग पूरे देश को कवर किया। एक बार जब वो आंध्र प्रदेश के पंचमपल्ली गांव में एक लेक्चर दे रहे थे, उसी समय कुछ गांव के लैंडलेस विलेजर्स उनके पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है और हम चाहते हैं कि हमें थोड़ी सी ज़मीन मिल जाए ताकि हम अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। विनोबा भावे उस समय उनसे कुछ भी वादा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम सरकार से इस विषय में बात करेंगे। तभी उसी मीटिंग में श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मेरे 80 एकड़ ज़मीन है जो कि मैं 80 लैंडलेस विलेजर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। ये स्टार्टिंग थी भूदान की, क्योंकि इसमें भू यानी ज़मीन को दान किया था उन्होंने। इसके बाद विनोबा भावे पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने ट्रैवल किया और अपने आइडियाज़ को सभी लोगों में पूरे देश में फैलाया। कई ज़मींदार जो कि कई गाँव के मालिक हुआ करते थे उस समय, उन्होंने अपने पूरे गाँव के गाँव लैंडलेस लोगों को दान किए। इसलिए इसको नाम दिया गया ग्राम दान, यानी कि विलेज का दान। कई लैंड ओनर्स ने अपनी ज़मीन लैंडलेस फार्मर्स को देना इसलिए कबूल किया ताकि सरकार के सीलिंग एक्ट के तहत उनकी भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित न कर ली जाए। इस तरह से ये जो भूदान ग्रामदान मूवमेंट था स्टार्टेड बाय विनोबा भावे, इसे हम ब्लड लेस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशनरी वे में फैला और रिवॉल्यूशन में जैसा होता है ब्लड शेड होता है, इसमें कोई ब्लड शेड का कोई मतलब ही नहीं था, इसीलिए इसको हम ब्लड लेस रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। Thus our chapter agriculture comes to an end. I hope and expect that everyone who listens to this lecture finds it easy to understand the chapter. Thank you for watching and welcome to your comments.